So very good day to all of you. Welcome to डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। तो हम लोग पिछले टर्न पे कहाँ पर थे? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, आपने वीडियो देखा हो, तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स बेसिकली प्रैक्टिस किए थे। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी, है ना, उनके दो पार्ट्स में मैंने वीडियो डाले हुए हैं। पूरे न्यूमेरिकल्स उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करना रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे, बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वो पार्ट इम्प्रूव हो जाएगा। आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सब इम्पॉर्टेंट था ऑब्वियसली, पर वो फंडामेंटल्स थे, बेसिक्स थे। अब जो मेन चीज़ है हमारी वो आने वाली है, मतलब ऐसी चीज़ जो अब आपने 12th में ही पढ़नी है। अभी तक जो आपने पढ़ा था, आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। ये सब टर्म्स आपकी 11th में भी आई थी, मोलैरिटी वगैरह। पर अब जो चीज़ आई है उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर की मेन जान है, इसी पे पूरा डिस्कशन है, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशंस कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझते हैं। तो क्या होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ solution, the properties of solution which depends upon the number of solute particles, which depends upon number of solute particles and not on its nature. The properties of solution which depends upon the number of solute particles and not on its nature. ये मतलब है इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड का। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, समझते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। नंबर से हमारा मतलब ये है कि अमाउंट, क्वांटिटी, कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने लिए हैं उस सॉल्यूशन में, उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें उसको हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, मतलब ये चीज भी क्लैरिफाई की है कि सॉल्यूट का नेचर क्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब सॉल्यूट आपने कौन सा लिया है ना, आपने शुगर लिया है, आपने सॉल्ट लिया है, उस पे डिपेंड ना करते हुए ये उनके अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। मतलब आप उनके अमाउंट को कम ज़्यादा करोगे तो उन पे असर पड़ने वाला है। क्लियर है आपको? सिंपल से सेंटेंस में आपको मतलब बता दिया है। अब कितनी होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? तो आप लोगों के सिलेबस में टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है। क्या क्या है इनके नाम पहले लिखा देता हूं, फिर हम आज पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाना? उसमें गिरावट आ जाना। लोअरिंग मतलब कम हो जाना वेपर प्रेशर। पहले कुछ था तो बाद में सॉल्यूट डालने पर कम हो जाएगा। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाना? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते ही होंगे, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो पता चला वो बॉइलिंग पॉइंट अब 100 से इंक्रीज होके 110 हो गया या और ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
भाई जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है कोई भी लिक्विड, है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, तो पता ही होगा आपको। एंड द लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट जो पढ़ेंगे एक टाइप का प्रेशर है, इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे वेपर प्रेशर है वैसे ही एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिक्विड्स का होता है ये, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4 हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्हीं को आज हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आउट ऑफ ऑल दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वाली सबसे मतलब बड़ी है, लेंदी है, इस पर डिस्कशन ज़्यादा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आएंगी यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक राउट्स लॉ है जो बहुत पॉपुलर है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम बाकियों को भी कवर करेंगे। पर ये ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी इन अ सेंस कि ज़्यादा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। तो मिटा रहा हूँ मैं, अब मैं अगली हेडिंग लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगा लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए, क्या मतलब है इसका पूरे सेंटेंस का? थोड़ा बहुत तो आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा। रिलेटिव वर्ड पे अपन बाद में आएंगे। फिलहाल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो सिंपल क्लियर ही है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। लोअरिंग मतलब कम हो जाना, किसका कम हो जाना? वेपर प्रेशर का। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जंप नहीं करेंगे टॉपिक पे। पहले हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। भाई वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझ में आएगा तब ना तो आपको क्लियर होगा कि उसमें गिरावट क्यों आ रही है ना। फिर हम ये भी देखेंगे वेपर्स क्या होते हैं सबसे पहली प्लेस पे। भाई बेसिक्स पे अगर जाना ही है तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही हुई ना कि वेपर्स क्या है। तो सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि वेपर्स क्या चीज़ होती है, या इन शॉर्ट हम सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स का प्रेशर। तो वेपर्स तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, वेपर्स तो आप जानते ही होंगे। वेपर्स क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ गैस। भाई जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, बॉयल करते हो, तो आपने देखा उसमें से जो धुआं निकलता है, दैट इज़ वेपर्स। ये तो सब जानते हैं, अपन कब से पढ़ रहे हैं, बेसिक से अपन। तो वेपर्स आर बेसिकली सिंपली एक फॉर्म ऑफ गैस। अब उनके कारण क्रिएट होने वाला प्रेशर क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो, वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो आप आई थिंक आप लोग 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़े हो, जिसके बारे में, वो होता है इवोपरेशन। वो होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन तो सबने पढ़ा है। इवोपरेशन आपको पता है क्या होता है? इवोपरेशन क्या होता है? किसी भी लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? वेपर्स में। यही तो आते हैं वेपर्स, है ना। किसी भी लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? वेपर्स में कन्वर्ट होना, या गैस में कन्वर्ट होना। कब? एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखो, एक होती है टर्म वेपराइजेशन, एक होती है टर्म इवोपरेशन। दोनों में फर्क है। दोनों में होता यही है कि लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर्स बनते हैं। फर्क क्या है ब्रैकेट में? इवोपरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब यहाँ हीट करने की, आपको डायरेक्ट हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली कोई एक लिक्विड ले लो, उसको आप नॉर्मली छोड़ दो कुछ समय के लिए, है ना। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप देखो उसका पानी का लेवल कम होता जाता है ना। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो इवोपरेट कर जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए। मतलब यहाँ हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। तो इवोपरेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम, क्या होता है इवोपरेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है, और लेट से मैंने इस कंटेनर में कोई एक लिक्विड ले लिया है, ठीक है। कंटेनर है जिसमें मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है। अब कोई भी लिक्विड जो होता है वो किससे मिलके बनता है? पार्टिकल से। जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए ये मैंने जो लिक्विड लिया है वो है लिक्विड ए, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कोई लिक्विड ए है, तो इसमें इसके पार्टिकल्स होंगे ए के, होंगे कि नहीं?
पूरे पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये रहे के पार्टिकल्स, अब पूरे भरे होंगे, मैं रैंडमली बना रहा हूँ इस तरीके से, ये रहे के पार्टिकल्स। अच्छा, कई पार्टिकल्स यहाँ पर भी तो होंगे भाई, जहाँ जहाँ लिक्विड दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ तो उसके पार्टिकल्स होंगे ही, तो अंडरस्टूड सी बात है। तो ये इस तरीके से आपका कोई लिक्विड है। तो सबसे पहले तो आप देखो, किसी भी लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? ये जो अंदर में आपको दिखते हैं इनको हम बोलते हैं बल्क पार्टिकल्स। बल्क मतलब पूरा फैले हुए हैं, हर जगह हर तरफ फैले हुए हैं। और ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या हुई? लिक्विड की सरफेस हुई, इसको हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है? दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड में। एक जो सरफेस पे होते हैं उन्हें सरफेस पार्टिकल्स बोलते हैं, एक जो अंदर होते हैं, अंदर को बल्क बोलते हैं, तो उसको हम बल्क पार्टिकल्स बोलते हैं। दोनों पार्टिकल्स में कुछ फर्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? तो सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं ये बल्क पार्टिकल से कुछ चीज़ों में डिफर करते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे ये डिफर करते हैं बल्क पार्टिकल से? पहली चीज़ तो आप ये देखो, क्या कि बल्क पार्टिकल्स अंदर में है। अब अंदर में होने के कारण क्या होगा? अंदर में है तो जैसे एग्जांपल आप ले लो, इस वाले बल्क पार्टिकल को ले लो, ये वाला, ये तो इसके इधर भी एक पार्टिकल होगा, इसके इधर भी पार्टिकल होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, होगा कि नहीं? मतलब चारों तरफ से इसके कोई ना कोई पार्टिकल है कि नहीं जो घेरा हुआ है, इवन इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्स। तो हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्टेड भी है। अब आप सोचो इस पार्टिकल के चारों तरफ कितने सारे पार्टिकल हैं, मतलब इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी वो कितनी ज़्यादा लग रही होगी, है कि नहीं? इधर से भी कोई पकड़ा, इधर से भी पकड़ा, इधर से भी, इधर से भी। सरफेस पार्टिकल्स पे आए अगर हम, तो सरफेस पार्टिकल के ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर इन पे हम बात करें तो इन पे क्या होंगे? इन पे भी फोर्स लग रही होगी, पर इन पे फोर्स कम लग रही होगी। क्यों? क्योंकि इनके में पार्टिकल्स ज़्यादा है ही नहीं, ये ज़्यादा पार्टिकल्स से घिरे ही नहीं है ना? जितने भी हैं नीचे होंगे, आजू बाजू में होंगे, ऊपर तो कोई भी नहीं है इनको पकड़ने वाला। मतलब सीधी सीधी भाषा में मैं अगर बात करूं तो सरफेस पार्टिकल्स में क्या होती है? वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? समझ में आया है? जो भी आपके सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है मुकाबले किसके? बल्क पार्टिकल्स के, क्योंकि ये कम पार्टिकल से घिरे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि हर एक पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है मूवमेंट की, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, और उसके चलते ये मूवमेंट करते हैं। पढ़ा होगा आपने सॉलिड में सबसे कम होती है ना? तो इसलिए वो कम मूवमेंट करते हैं। गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में भी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो, काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? आप मूवमेंट कब ज़्यादा अच्छा कर पाओगे? जब आप फ्री रहोगे, मतलब आपको ज़्यादा लोग घेरे नहीं हो, अब भीड़ ज़्यादा ना हो, तभी तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आप बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी मूवमेंट की? बल्क की के सरफेस की? खुद कॉमन सेंस लगाओ आप। अभी बताया बल्क पार्टिकल्स चारों तरफ से और भी पार्टिकलों से घिरे हैं, मतलब इनको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह है नहीं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। जबकि सरफेस पार्टिकल्स उतने ज़्यादा बाउंडेड नहीं हैं दूसरे पार्टिकल से, तो इनकी क्या ज़्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी। अब आप अंदाज़ा लगाओ इसी चीज़ से, एक तो इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक, मतलब इनको पकड़ के रखने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। दूसरा, इनकी एनर्जी भी ज़्यादा है, मतलब ये मूवमेंट भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या होगा? अब किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी को पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो वो इंसान फिर वहाँ पे टिकेगा? उस जगह पे नहीं टिकेगा। वो पहली फुर्सत में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इंडियन ट्रेन्स में क्या होता है, जैसे आप किसी जनरल डब्बे में चले जाओ या जनरल डब्बे की हालत देख लो बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में, तो क्या होता है? अंदर लोग भरे हुए हैं पूरा ठूस ठूस के, है ना? अब जगह नहीं है तो कई लोग क्या है, जैसे लोकल्स होती हैं, मुंबई लोकल्स होती हैं, तो कई लोग गेट पे भी लटके हुए हैं,
है ना, 4 5 6 7 लोग गेट पे लटके हुए हैं। अब आप 2 मिनट के लिए मान लो वो गेट पे लटके लोग कौन है, वो है सरफेस पार्टिकल। अंदर जो ठुसे हैं वो कौन से हैं, बल्क पार्टिकल। अब जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है सबसे पहले कौन बाहर आता है, ऑब्वियसली जो गेट पे लटके हैं, मतलब कौन से, सरफेस पार्टिकल, क्योंकि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। पता चला जर्क लग गया, धक्का लग गया तो पहले टपकेंगे भी वही ट्रेन से, जबकि जो अंदर हैं वो फंसे हुए हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो। कुछ ऐसा ही लिक्विड में भी होता है। तो ये पार्टिकल्स दे विल एस्केप इनटू द सराउंडिंग, दे विल एस्केप इनटू द सराउंडिंग, एस्केप इन सराउंडिंग, किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं हम वेपर्स। समझ में आया आपको? यही तो इवोपरेशन होता है, यही रीज़न है कि कोई भी लिक्विड पड़ा पड़ा समय के बाद क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब ये वेपर्स बाहर चले जाएंगे हवा में, तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस वाले गए, फिर इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, फिर तीसरे आ जाएंगे, ऐसे करते करते पानी का लेवल कम हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद पानी सूख जाएगा। तो इवोपरेशन के आप डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी देखते हो, जैसे वो कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं अपन धूप में, तो क्या होता है, सूख जाता है वो, क्योंकि उसके सरफेस पे जितने पार्टिकल्स हैं वो इवोपरेट होने लगते हैं, तो कपड़ा सूख जाता है। या आपने सुना होगा कई ऐसे लिक्विड्स हैं जो बोलते हैं कि बंद करके रखना चाहिए, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, बोलते हैं ना उड़ जाएगा, बंद करके रखो, तो उड़ने का मतलब इवोपरेट कर जाएगा, वो ज़्यादा इवोपरेट करने की टेंडेंसी है उसकी। तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है। इतना आपको समझ में आ गया इवोपरेशन क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो अभी मैंने जो कंटेनर लिया था, ये क्या लिया था, ओपन लिया था। अभी आप देख सकते हो मैंने कंटेनर ओपन लिया हुआ है, खोला है। ओपन कंटेनर होगा तो वेपर्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। किसी को आज़ादी दोगे तो फिर वो बाहर ही तो जाएगा, वो क्यों वापस आएगा, है ना। तो सारे वेपर एस्केप कर जाएंगे, लिखा ही है मैंने एस्केप इनटू द सराउंडिंग। यानी जब भी ओपन कंटेनर की बात हो, ओपन कंटेनर की बात हो तो वेपर्स हमने देख लिया है क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं सराउंडिंग में। अब 2 मिनट के लिए हम इस कंटेनर को ओपन ना करके अब कर देते हैं क्लोज्ड। ये मैंने इसको बंद कर दिया, ऊपर से इस पर ढक्कन लगा दिया, ये चीज़ है। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया, समझ में आया। अब सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, क्या अब इवोपरेशन होगा, क्या अब इवोपरेशन होगा, आप खुद सोचो, हाँ कि ना। अब आधे लोग से ज़्यादा लोग, कई लोग इसमें आंसर क्या करते हैं, सर अब नहीं होगा इवोपरेशन, तो बंद कर दिया उसको। तो ऐसा नहीं है, इवोपरेशन तो नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होगा, वो तो लिक्विड का नेचर है, वो तो इवोपरेट करेगा ही, है कि नहीं। पर जो चीज़ अब फर्क आएगा, अब जो चीज़ पिछले के कंपैरिजन में जो अब देखा जाएगा डिफरेंस, कि अब वेपर्स जो हैं दे कांट एस्केप इन सराउंडिंग, मतलब अब ये जो वेपर्स हैं ये सराउंडिंग में एस्केप नहीं कर पाएंगे। अब ये यहीं पर इसी स्पेस में रह जाएंगे, इधर ही घूमते रह जाएंगे। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अब मैं इनको, ये रहे आपके वेपर्स। तो अब क्या हुआ, क्लोज्ड कंटेनर के कारण अब वो वेपर्स क्योंकि ऊपर से बंद है, बाहर नहीं जा पाएंगे, यहीं यहीं घूमते रहेंगे। अब यहीं यहीं घूमते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आप जानते हो वेपर्स इज अ फॉर्म ऑफ गैस। गैस के पार्टिकल्स की तो एनर्जी और भी ज़्यादा होती है, गैस हमेशा फैलने की कोशिश करती है। तो होगा ये कि पार्टिकल्स क्या होंगे, ये कोलॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, टकराना। कैसे टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, आपस में टकराएंगे, एक दूसरे की कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। इस तरह से इनमें कोलाइजन्स होने शुरू हो जाएंगे, टकराने लगेंगे। कोई भी चीज़ जब टकराती है, कोई भी चीज़ किसी के साथ टकराती है तो क्या होता है, एक फोर्स लगती है। जैसे ये मेरा हाथ है ना, जैसे बोर्ड है एग्जाम्पल के लिए। अब इस बोर्ड के इतने एरिया में मैं कोई चीज़ को ऐसे बार बार मार रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, F/A, फिजिक्स में आप पढ़ते हो। मतलब सीधी सीधी भाषा में, बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड कंटेनर्स, अब जो वेपर्स हैं दे कांट एस्केप इन द सराउंडिंग। तो होगा क्या, वेपर्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद द walls of the container
ठीक है। वेपर्स जो है वो कंटेनर की वॉल से कोलॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने साथ भी होंगे, कोलॉइड विद देमसेल्व्स ऑल्सो, और टकराने के बाद क्या होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, एक फोर्स एग्जर्ट होगी एक एरिया में, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है? इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर, इसको डिफाइन कैसे करोगे, द प्रेशर exerted by the vapors, ठीक है, द प्रेशर exerted by the vapors। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट above the liquid surface, just above the liquid surface is called vapor pressure, is called vapor pressure। ये हो गई आपकी डेफिनेशन वेपर प्रेशर की, बहुत ही सिंपल है, जो मैंने अभी समझाया वही है। क्या होता है वेपर प्रेशर, एक प्रेशर होता है जो कौन एग्जर्ट करता है, वेपर्स करते हैं। कहाँ करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पे या इधर उधर, जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ऑब्वियस ही बात है, आप चाहो तो एक लाइन और ऐड कर लेना, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ओपन कर दोगे कंटेनर तो सब बाहर निकल जाएगा, तो फिर काहे का प्रेशर। क्लोज्ड कंटेनर में ये चीज देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है क्लोज्ड कंटेनर में, क्या, जैसे ओपन कंटेनर में तो वेपर्स एस्केप कर गए सराउंडिंग में, तो पानी धीरे धीरे लेवल कम होता जाएगा, यानी कि ओपन कंटेनर में आप सेम चीज़ कराओगे तो वेपर प्रेशर तो आएगा ही नहीं, साथ ही साथ लिक्विड का वेट भी डिक्रीज होता जाएगा, भाई इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है ना। क्लोज्ड में ऐसा नहीं होगा। क्लोज्ड में क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इवोपरेशन का उल्टा क्या होता है, वेपराइजेशन का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन। भाई एक बार ये सब पार्टिकल्स टकराएंगे इधर उधर वॉल से, तो टकराने के बाद इनकी एनर्जी हो जाएगी कम, ये ठंडे पड़ जाएंगे, और एनर्जी कम हो जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और वो वापस से पानी में आके मिल जाएगा। तो कंडेंसेशन हो जाएगा, तो वेट ऑफ लिक्विड सेम रहता है। चाहो तो आप इसको नोट कर लेना कहीं पे, वेट ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। क्यों होगा सेम? क्योंकि कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ध्यान रखना, इवोपरेशन तो होगा पर उसका अफेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पानी ऊपर से क्लोज कर रखा है आपने, तो वेपर्स ठंडे होके वहीं पे आके गिर जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट वेपर प्रेशर का, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो होपफुली अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या चीज है, कब एग्जर्ट होता है ना, ये चीज हमने देख ली। अच्छा, दो एक चीजें और देख लेते हैं। सिंबल क्या होगा वेपर प्रेशर का, तो भाई जो प्रेशर का सिंबल होता है वही वेपर प्रेशर का होता है, पी ना, कैपिटल पी। यूनिट क्या होती है ना, तो यूनिट वही है, आप पढ़ चुके हो जो प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूले से आती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी होती हैं, एक होती है टॉर, एक होती है बार, ठीक है, टॉर बार। फिर एक होती है आपकी क्या,
मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, mm ऑफ Hg। तो ये सारी आपकी यूनिट्स हैं। एक और होती है जो अपन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ATM। ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी यूनिट है प्रेशर की, है ना। और इनका आपको इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए, तो वो जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर तब वहाँ अपन सीख लेंगे वो चीज़, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये इतना आपको और बेसिक्स पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो आता है दिमाग में कि क्या हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है? क्या हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है? आप खुद सोचिए, क्यों होगा सेम? देखो, हर लिक्विड क्या एक दूसरे के जैसा होता है प्रॉपर्टीज के मामले में? नहीं ना। हर लिक्विड की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। भाई हर लिक्विड पानी नहीं होता, हर गीली चीज़ या हर बहने वाली चीज़ वाटर तो नहीं होती ना, बहुत सारे पानी जैसे और भी लिक्विड्स हैं। तो जैसे आपके लिक्विड के नेचर अलग अलग होते हैं, वैसे ही उनके वेपर प्रेशर भी अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि वो कौन सा फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम बोल सकते हैं शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। भाई कंटेनर के शेप से कोई लेना देना नहीं है वेपर प्रेशर को। अगर आप किसी लिक्विड को आप किसी लंबे कंटेनर में रखोगे तो भी सेम वेपर प्रेशर रहेगा, है ना। या फिर आप उसको गोल से बर्तन में रखोगे तो भी सेम रहेगा। साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। करता किस पे है डिपेंड, वो हमको यहाँ पढ़ना है। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सब्सटेंस बोल लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ये डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर के ऊपर, किस टाइप का नेचर है उस लिक्विड का। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे डिपेंड करेगा लिक्विड के नेचर के ऊपर। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने लेट से क्या ले लिया है, वाटर H2। और सेम इस मेरे पास एक और कंटेनर है और इसमें मैंने ले लिया है इथेनॉल, है ना, अल्कोहल ले ली है C2H5OH। दो कंटेनर हैं, दोनों में एक एक लिक्विड लिया है मैंने। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर पड़ रहे हैं तो क्लोज करना ही पड़ेगा कंटेनर को, क्योंकि दोनों इवोपरेट करेंगे। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर W से भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ इथेनॉल E, इसके पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही वेपराइज होंगे, तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। ये बन गए दोनों के वेपर्स, यहाँ इसके भी बन गए। मतलब वेपर्स तो दोनों ही बनाएंगे, वेपर प्रेशर भी दोनों का ही होगा। यहाँ हम ये समझने आए हैं कि क्या दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, क्या उसमें कुछ फर्क आएगा। ये चीज़ हमको समझनी है दोनों के बेसिस पे कंपैरिजन में। अब देखो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो सीधी सीधी भाषा में नेचर ऑफ लिक्विड से हमारा मतलब क्या होता है, ये जितनी भी लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, वेपर बने कैसे। फर्स्ट प्लेस पे वेपर बने कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पे एक पार्टिकल था A और एक और पार्टिकल था A, तो उनके बीच में हमेशा क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो उनको पकड़ के रखती है। सरफेस पार्टिकल्स जो थे इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, नहीं बगल बगल में थी, नीचे से थी, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इनके पास, पर वीकर थी, ये तो अपन ने देख ही लिया था। अब कोई भी चीज वेपराइज होती कब है, अभी ये दोनों बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो अभी तो कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल को बाहर निकलना है, उसको बाहर जाना है, तो उसको पहले अपने पुराने बंधन तो तोड़ने पड़ेंगे ना, उसको अपना ये बॉन्ड पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। भाई ये बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो ये एस्केप कर पाएगा सराउंडिंग में, या लिक्विड के बाहर आ पाएगा, है ना। दो लोग तो एक साथ बाहर निकलेंगे नहीं। तो सीधी सीधी भाषा में वेपर्स का बनना किस पे डिपेंड करता है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब आप बताओ कि किस केस में वेपर्स बनाना आसान होगा,
किस केस में वेपर्स बनाना आसान होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी, उस केस में वेपर्स ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर होगी उसमें वेपर्स ज़्यादा जल्दी बनेंगे? बताओ। पकड़ जिसमें ज़्यादा मजबूत होगी वहाँ वेपर आसानी से बनेंगे, कि जहाँ कमज़ोर होगी वहाँ आसानी से बनेंगे? तो भाई इसका आंसर आपको इवोपरेशन में ही दे दिया था। बल्क पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी ना बल्क में, तो क्या वो इवोपरेट हो रहे थे? क्या वो वेपर बना पा रहे थे? नहीं। कौन बना रहे थे? सरफेस वाले, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर थी। यानी कि सीधी सीधी भाषा में जितनी कमजोर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच की, उतना आसान होगा आपके इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना, और उतनी आसानी से ये सराउंडिंग में या बाहर एस्केप कर पाएंगे अपने ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करके। तो सीधी सीधी भाषा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, जितनी ज़्यादा वीकर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA मतलब समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी वीकर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या होगा? उतनी इजीली वेपर्स फॉर्म होंगे, है कि नहीं? भाई उतनी आसानी से वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, पहले बनेंगे। और जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितनी आसानी से वेपर्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई? उतना ही ज़्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर। समझ में आया? सिंपल सा फंडा है भाई। जितनी कमज़ोर होगी इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना आसान होगा इन्हें तोड़ना, उतना आसान होगा इनका वेपर बनना, उतना आसान होगा, उतना ज़्यादा होगा इनका वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ तो क्लियर में हो गई कि वेपर प्रेशर क्या है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमको बस ये पता करना है कि किसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, किसमें स्ट्रांग है, इन दोनों में से। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो देखिए, ये है वाटर का मॉलिक्यूल और ये है इथेनॉल का मॉलिक्यूल। तो वाटर और इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे ये भी अट्रैक्टेड होगा, ये भी अट्रैक्टेड होगा, है कि नहीं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो अपन ऑलरेडी जानते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो होगी ही होगी। और क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। 11th में आप पढ़ चुके हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी आपने। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल का या एक कंपाउंड का ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना ले। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जैसे यहाँ पे वाला हाइड्रोजन है, ये इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सेम इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी कोई और जुड़ा होगा, इसके साथ नीचे भी कोई जुड़ा होगा, ऊपर भी कोई जुड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है, एक H2O का मॉलिक्यूल जो है, वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तक बना सकता है। कैन मेक अप टू 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेम इथेनॉल में भी है, देखो हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है कि नहीं? तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। पर फर्क क्या है? इथेनॉल एक तो है भारी, बड़ा मॉलिक्यूल है ना? तो इसमें क्या होगा? और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी एक ही एक है। यहाँ क्या है? देखो 2-2 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होता है? ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, मतलब बनती है पर ज़्यादा नहीं बनती है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल से 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल से एक ही बॉन्ड बन रहा है। अब आप बताओ किसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, किसमें स्ट्रॉन्गर है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीकर है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थोड़ी स्ट्रॉन्गर है इसके कंपैरिजन में, इसके रिलेशन में। तो अब बताओ किसमें वेपर्स इजीली बनेंगे, किसमें वेपर्स आसानी से बनेंगे? इसमें केस में तो भाई कमजोर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड इनके बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और इजीली ब्रेक हो जाएगा तो इनके वेपर्स भी आसानी से बनेंगे ना। इट विल इजीली फॉर्म वेपर्स, और जितनी आसानी से ये वेपर्स बनाएगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर, उसका उतना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो ये बताइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन शॉर्ट आपसे पूछा जाए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम है, तो आपका आंसर क्या होगा?
कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा मुकाबले किसके, वाटर के। तो ये चीज़ आपको समझ में अब आ गई होगी कि कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है लिक्विड के नेचर के ऊपर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप बेसिक्स अगर अपने क्लियर रखोगे, है ना, ये सब बेसिक ही तो हैं, क्या है, कॉमन सेंस है ये, यहाँ पे तो कोई हाई फाई चीज़ है नहीं पढ़ने के लिए, तो आपको उतना इजी पड़ेगा कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपको पेपर में पूछ सकते हैं, है ना, 2 लिक्विड दे देंगे और आपसे पूछ देंगे कि भाई बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम है, क्यों है, यही चीज़ है। मिटा दूं? तो ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है दोनों लिक्विड्स के। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, जो लाइन यहाँ मेंशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम एल्कोहल्स का। एल्कोहल क्या होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप जोड़ा हो। अब डिपेंडिंग अपॉन कितने OH ग्रुप हैं, एल्कोहल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि एक होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सब आएगा। मोनोहाइड्रिक, मोनो मतलब क्या होता है, एक, जिसमें एक OH ग्रुप हो, है ना। फिर होती है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाई मतलब दो OH ग्रुप वाले। फिर ऐसे ट्राईहाइड्रिक होती हैं, पॉलीहाइड्रिक होती हैं, है ना, ये तो 1-2 से ज़्यादा होती हैं जिनमें। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अल्कोहल होती हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल यही हो गया आपका इथेनॉल। ये देखो आप, एक OH ग्रुप है यहाँ पे, है कि नहीं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में भी एग्जाम्पल है आपका, ये देखो आप, ये भी एक टाइप की अल्कोहल ही है। यहाँ पर कितने OH ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे 2 OH ग्रुप दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो आपकी अलग अलग अल्कोहल्स होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, इसको इथेनॉल, कॉमन नेम है ग्लाइकॉल इसका, IUPAC नेम तो अलग होता है। यहाँ 2 OH है। और ऐसी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, 3 OH ग्रुप वाली, यहाँ लगा लो, ठीक है, 1 2 3, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ पे H2 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। ये है ग्लिसरॉल। तो आप देख सकते हो आपके पास 3 टाइप की अल्कोहल है, तीनों में OH ग्रुप अलग अलग हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब इस मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, मतलब ये मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट भी होगा, है ना। आप जैसे ग्लाइकॉल लोगे एक कंटेनर में, तो उसमें क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा इसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ग्लिसरॉल में भी बहुत सारे होंगे, तो वो आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे दूसरे से, है कि नहीं। अब जैसे इथेनॉल की बात कर लेते हैं। इथेनॉल में अगर हम बात करें ऐसे मोटे मोटे तौर पे, तो एक इथेनॉल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा था भाई, यहाँ पे क्या है, एक O है, एक H है, मतलब ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा एक बार में, है कि नहीं। वहीं पे हम अगर ग्लाइकॉल की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड देखो इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इवन एक तो आपस में भी बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये तो पढ़ा होगा 11th में आपने, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बनता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, आपस में ही बनता है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो खैर अभी तो हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं क्योंकि वेपर्स में मतलब उसी से रहता है। और यहाँ पे 3 OH है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक मॉलिक्यूल कितने बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अप टू 2, ये क्या बना रहा है अप टू 3। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ इन तीनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्यों होगा ज़्यादा। तो आप खुद से सोचो, आपको फंडा पूरा बेसिक्स बता ही दिया है क्या है तरीका। तो सिंपल सा फंडा है, जितना स्ट्रॉन्ग होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होंगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी वीक वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। तो किस में लग रही है आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस में कम है किस में ज़्यादा है? तो देखो ये एक बार में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि एक बार में तीन तीन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है कि नहीं, किसके मुकाबले इसके, इसमें वीकर है। अभी हम आपस में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले अल्कोहल को वाटर से कंपेयर किया था, तब अल्कोहल जीत गई थी, अब आपस में लड़ाई हो रही है। तो इसमें वीक है फोर्स, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब किस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो भाई जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है उतना वेपर प्रेशर कम होता है। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ये कम होगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और ये तो बीच का है, ये तो सेंटर में ही आएगा। तो अगर इन तीनों को अरेंज किया जाए एक क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा बेसिकली, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, मोनोहाइड्रिक का, डाइहाइड्रिक का, फिर ट्राइहाइड्रिक का। मतलब सबसे ज़्यादा इथेनॉल का होगा, फिर हमारे ग्लाइकॉल दूसरे नंबर पे, और सबसे कम तीसरे नंबर पे हमारा ग्लिसरॉल आएगा, जिसमें सबसे कम वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इसको नोट कर लेना। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आपके एग्जाम में अलग से क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको याद करके लिख सकते हो। आ गया मान लो ये टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले, चलिए मिटा रहा हूं। तो ये चीज हमको समझ में आ गई है कुल मिला के कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर से हमारा मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब देखिए, सो बेस्ड ऑन दिस, मतलब ये जो कंसेप्ट आप अभी तक पढ़े इसके बेसिस पे, या बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर, substances are classified into two types। ठीक है, कौन कितना इजीली बना रहा है वेपर्स, कौन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, इस बेसिस पर हमारे सब्सटेंसेस दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। ये एक सिंपल सा एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। क्या होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और एक क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। दो कैटेगरीज में हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। क्या होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस? वोलेटाइल का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वेपर बनाने की, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। मतलब ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से वेपर्स बना देते हैं। तो ये होते हैं क्या, आपके वोलेटाइल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएंगे, मोस्टली लिक्विड्स आ जाएंगे आपके, है ना, जैसे कि वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या है, वोलेटाइल हैं, ईजिली वेपर्स बना सकते हैं। अच्छा, वेपर्स बना रहे हैं, वेपराइज भी हो रहे हैं। जब कोई चीज़ वेपर बना रही है तो क्या उसका वेपर प्रेशर होगा? बिल्कुल होगा। मतलब यहाँ पे आपको इनका वेपर प्रेशर भी देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा। मतलब सीधी सीधी भाषा में इनका वेपर प्रेशर जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, जीरो तो नहीं होगा। वहीं पे नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। इनमें कोई इच्छा नहीं है वेपर्स बनाने की, दे हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। कोई मतलब नहीं है, इन्हें कुछ वेपर्स बनाने से मतलब नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें मोस्टली सॉलिड्स आ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड्स आ जाते हैं। हालांकि सॉलिड भी होते हैं कई सारे ऐसे जो वेपर्स बनाते हैं, आपको पता होगा, सब्लिमेशन बोलते हैं ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है। पर यहाँ हम मोस्ट कॉमन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11 एटसेट्रा, और भी होते हैं।
ये आपके 3 ऐसे हैं जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। तो ये आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट्स हैं, ये वेपराइज नहीं होंगे। अच्छा, ये वेपराइज ही नहीं हो रहे तो कोई वेपर ही नहीं बनेगा। जब वेपराइज ही नहीं हो रहे तो कोई वेपर ही नहीं बनेगा। जब कोई वेपर नहीं बनेगा तो क्या कोई वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा आपको इनमें? नहीं। तो इनमें कोई वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलता। मतलब इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सीधी सीधी भाषा में इनका वेपर प्रेशर ज़ीरो देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है जो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। वेपर्स के बेसिस पर या उसके फॉर्मेशन या उसकी टेंडेंसी के बेसिस पे 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो ये था आपका मेन जो पहला फैक्टर था जो आपको अच्छे से पढ़ना था। मेन तो यही था, नेचर को समझना ज़रूरी था थोड़ा सा। और भी फैक्टर्स हैं बहुत सारे, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको भी देख लेते हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। क्या रिलेशन होता है? तो देखो सीधी सीधी भाषा में, जैसे मेरे पास यही कंटेनर था और इसमें मैंने एक लिक्विड लिया था और ये अभी मैं सिर्फ सरफेस पार्टिकल बना रहा हूँ। ये थे सरफेस पार्टिकल, क्लोज्ड कंटेनर था और आपने देखा इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर थी, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये तो थी नॉर्मल एवोपरेशन की प्रोसेस। एवोपरेशन आपको पता है बिना बॉयल किए हो जाता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब मान लीजिए मैंने इसको नीचे से क्या करना शुरू कर दिया, इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नीचे से मैंने इसको किसी कंटेनर पे गैस पर रख दिया और हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने से हमारा मतलब क्या हुआ कि मैं इसका क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, है ना। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट करना, सीधी सीधी भाषा में। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? देखिए पार्टिकल्स के पास पहले से कौन सी एनर्जी थी? पार्टिकल्स पे पहले से कौन सी एनर्जी थी? पार्टिकल्स के पास पहले थी काइनेटिक एनर्जी, खुद जिससे वो मूव कर रहे थे। अब इसमें और क्या ऐड हो गई? हीट एनर्जी आ गई ना। पहले काइनेटिक एनर्जी थी, मान लीजिए 10 जूल किलो जूल की थी, अब उसमें हीट एनर्जी और ऐड हो गई टेम्परेचर के कारण। मतलब वो 10 से हो सकता है 50 हो जाए, 100 हो जाए, मतलब एनर्जी और बढ़ गई इनकी। अब क्या लगता है, एनर्जी और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और आसानी से वेपर्स बाहर आएंगे। मतलब सीधे सीधे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो वेपर्स क्या होंगे, ईजिली फॉर्म होंगे, आसानी से बनेंगे, है ना। हीट कर दिया आपने उसको, आसानी से बनेंगे, इजीली फॉर्म होंगे, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अगर इसका एक हम ग्राफ भी बनाना चाहें तो ये ग्राफ अभी आप आगे देखोगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया, यहाँ मैंने वेपर प्रेशर ले लिया, तो ये बढ़ता है जनरली इस तरह से, इंक्रीजिंग इस तरीके का ग्राफ आता है आपका, हमेशा इंक्रीज देखने को मिलता है हमको वेपर प्रेशर। तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी और हीट करके बढ़ा दी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये 2 फैक्टर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक पढ़ा था हमने नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर। नेचर में हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगी, वीक होगी, उतना आसान होगा वेपर्स बनना और वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर तो सीधे इफेक्ट को बढ़ा रहा है। हायर द टेम्परेचर मोर विल बी द वेपर प्रेशर। तो ये हमने पूरा बेसिक डिस्कशन कर लिया आज। जितना भी वेपर प्रेशर के बारे में आपको ज़रूरी था जानना, वो सब मैंने आपको आज बता दिया है, ठीक है। अब ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम, काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा लंबा खींचना भी नहीं है। अगले टर्न पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले से बता देता हूँ। अभी हमने देखो वेपर प्रेशर किसका पढ़ा है, किसी एक कंपोनेंट का। अभी यहाँ पे मैंने एक लिक्विड लिया ना, लिक्विड ए लिया है मैंने, मतलब अभी तक जो आप वेपर प्रेशर पढ़े वो किसका पढ़े, किसी एक कंपोनेंट का पढ़े हो आप।
सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना आप, चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में क्या एक ही कंपोनेंट होता है क्या? नहीं होता भाई, इसमें दो होते हैं, मिनिमम दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो अभी जो आपने वेपर प्रेशर पढ़ा है वो किसी एक सिंगल कंपोनेंट का पढ़ा है। जैसे मैंने सिर्फ सॉल्वेंट का मान लो आपको वेपर प्रेशर डिस्कस किया है। अब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी तो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ये वाटर था, इसमें जैसे ये मैंने क्या लिया था, पानी था अभी, अब मैंने इसमें इथेनॉल भी मिला दिया, अल्कोहल और वाटर का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वाटर का वेपर प्रेशर अलग होता है, इथेनॉल का अलग होता है। अब जब आप दोनों को मिक्स करोगे आपस में तो कुछ तो फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर पे, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। कैसे वो वेपर प्रेशर निकलेगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है। इन शॉर्ट क्या पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमने एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिस्कस किया था। अच्छा, एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। कभी भी किसी भी टर्म में प्योर लिखा हो उसका मतलब पता ही है आपको, प्योर का मतलब होता है एक शुद्ध, मतलब वही एक सिंगल कंपोनेंट हो। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे अलग से नोट लगा देते हैं। कभी भी आपको ऐसे किसी सिंबल के ऊपर ये लगा दिखे, इसका मतलब सिंगल कंपोनेंट की बात हो रही है। ये हमने अभी तक जो पढ़ा था ये प्योर वेपर प्रेशर था। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस का ही पढ़ेंगे बस हम, वैसे तो बहुत सारे 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सबका थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे, दो का पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, फिर पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, जैसे ये वाटर प्लस इथेनॉल। फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड का, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो, जैसे कि शुगर इन वाटर है ना, सॉल्ट इन वाटर, इस तरीके से। तो इन दोनों का हमको पढ़ना है, वेपर प्रेशर क्या होगा। और यहीं पे आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस लॉ आएगी जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ तो ये दोनों में आएगी, इंट्रोड्यूस तो यही हो जाएगी, पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। फंडामेंटल्स पढ़ेंगे इस लॉ के बारे में, अगला लेक्चर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो अगला लेक्चर, पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक इतना आप अच्छे तरीके से समझ लो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, तब आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए।